नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एनडीए के खिलाफ जिस पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को सपा बड़ी रणनीति मानकर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, उसकी भी हवा उसके विधायकों ने निकाल दी है। राज्यसभा चुनाव में प्रदेश की 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सपा के 3 और भाजपा के 8 प्रत्याशी हैं। राज्यसभा चुनाव में प्रदेश की 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सपा के 3 और भाजपा के 8 प्रत्याशी हैं। सपा अपने 2 व भाजपा 7 प्रत्याशी तो आसानी से जिता सकती है, लेकिन 10वें प्रत्याशी को जिताने के लिए दोनों ही पार्टियों के पास पर्याप्त वोट नहीं है। इसलिए दोनों ही दलों की नजर क्रॉस वोटिंग पर है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने तो सपा में बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर ली है। सपा के करीब आधा दर्जन से अधिक विधायकों के भाजपा के संपर्क में आने की खबरों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। निष्ठा बदलने वाले विधायकों में जिनकी चर्चा सबसे अधिक है, उनमें मजनपुर के विधायक व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज भी हैं। हालांकि इंद्रजीत सरोज इन दिनों गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए पाला बदलने की खबरों का खंडन किया है। पार्टी के विधायक व अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल के तेवर भी कुछ अलग संदेश दे रहे हैं। वो इसलिए नाराज चल रही हैं क्योंकि पीडीए की बात करने वाली सपा ने राज्यसभा प्रत्याशी बनाने में पिछड़ा व अल्पसंख्यक का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने सपा प्रत्याशियों को वोट नहीं देने की बात कही है। तो जिस तरह से आपको ये भी बता दें कि कुछ ही दिनों बाद राज्यसभा चुनाव होने वाले, प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। उसके पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था सपा पार्टी से, और अब अपनी नई पार्टी बनाने की बात भी यहां पर सामने आई है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। अगर वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं, जैसा कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि झंडा जो है वो भी मीडिया के सामने आ चुका है, और पार्टी का नाम भी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो सकती है। और 22 तारीख को एक बड़ा आयोजन हो सकता है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं तो यह भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से कई विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब बीजेपी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी छोड़ी, सपा ज्वाइन की, उस वक्त भी कई विधायक बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा पार्टी में चले गए थे। और अभी जिस तरह से यहां पर 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है, उसमें 2 सीटें यहां पर सपा पार्टी बिल्कुल कंफर्म जीतेगी, 7 सीटें बीजेपी के पाले में जाएगी। लेकिन बीजेपी ने 8वीं सीट के लिए और सपा पार्टी ने अपनी तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो 10 सीट है लेकिन उम्मीदवार 11 है। उस बीच अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी इस नई पार्टी को लेकर सामने पूरी तरह से आ जाते हैं और सपा पार्टी कुछ विधायक भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चले जाते हैं, तो यहां पर तीसरी सीट जीतने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की जो यहां पर रणनीति है, देखना होगा वो किस तरफ जाएगी, सपा के साथ जाएगी या भाजपा के साथ जाएगी। लेकिन सपा को यहां पर जरूर नुकसान होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी, एआईसीसी सदस्य अमित सिंह जी, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आरडी सिंह जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रविंद्र प्रताप जी, देखिए जिस तरह से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य आरोप लगा रहे थे कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं, लेकिन मेरी बात अक्सर हमेशा निजी बात हो जाती है, जो दूसरे राष्ट्रीय महासचिव है उनकी बात पार्टी की बात हो जाती है। इससे शुद्ध होकर अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं वो, कहीं ना कहीं अब सपा पार्टी को नुकसान हो सकता है। राज्यसभा चुनाव भी है, उसके बाद कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव भी है। हम लोगों ने जब शून्य से शुरू किया था 1955 में, तो हमारे सामने कांग्रेस पार्टी थी, तो बहुत बड़ी स्टॉलवर्ड थी, आदरणीय नेहरू जी के नेतृत्व में थी। तब भी हम हिम्मत नहीं आ रहे, तब तो हमारे वहां कोई आने की हिम्मत ही नहीं करता था, तब भी हम चलते रहे। तो फिर जब हम अच्छा स्टेटस अपना लेके आए 1992 के बाद में, तब भी हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, 3 प्रमुख नेताओं ने जो हमारे फाउंडर थे हमको छोड़ दिया। हमारे बारे में अफवाहें फैलाई, एक सज्जन ने गाली भी दी, हमने कुछ भी नहीं कहा, फिर हमारे साथ भी आ गए। तो हमारे साथ हम अपनी समाजवादी विचारधारा पे रहते रहेंगे, चलते रहेंगे।
क्योंकि इस कायदे से देखा जाए तो इस देश में केवल दो विचारधाराएं हैं, एक समाजवादी विचारधारा है और एक उन्मादी विचारधारा है। तो हम समाजवादी विचारधारा पे लगातार चलते रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, और ये जो सफर हमने तय किया है, ये आने जाने का किया है, ये भारतीय जनसंघ भी हमारे साथ आई थी, एक बार नहीं 3-3 बार आई थी, एक बार भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ आई थी, तो ये भी आई चली गई। लेकिन हमारा सफर चलता रहा, हर बार हम मजबूत होकर उभरे हैं, इसी क्रम में फिर हम मजबूत होकर उभरेंगे। आने जाने से असर नहीं पड़ता, बस इतनी बात कही जा सकती है, तो किसके मन में क्या है ये तो हम जान नहीं सकते। राजेंद्र प्रताप जी, लेकिन ये भी खबर है कि कोशिश की जा रही है अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए आपकी तरफ से। मैं बता चुका हूं आपको कि हमारे 3 स्टालवर्ट लोग हमको छोड़ के गए थे, फिर हमने मनाया ही होगा, तभी तो आए होंगे वो लोग। हमारी पूरी कोशिश है। नहीं, लेकिन अभी की बात करूं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य आपको लग रहा है कि मान जाएंगे? ये तो उनके ये निर्णय उनका है, लेकिन हमारी जो कोशिश है सामाजिक न्याय की बात करने के लिए, तो हम सामाजिक न्याय की बात उनके साथ कह के और उनको मनाने की कोशिश जो रहेगी वो यह जारी रहेगी कि आप सामाजिक न्याय को ध्यान में रख के आपको उन्मादी ताकतों से लड़ना चाहिए। नहीं तो उन्मादी ताकतों ने लगभग पूरे भारतवर्ष में खत्म कर दिया सबको। या तो कहते हैं कि ये चुनाव अगर वो 2024 का जीत गई तो चुनाव नहीं होगा, जैसे कोरिया, उत्तरी कोरिया बन गया, जैसे चीन बन गया है, जैसे रूस बन गया है, वही हालत भारतवर्ष की भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभी फिलहाल की बात करें, कहने की मुसीबत तो जरूर है सपा पार्टी के लिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानते कि नहीं मानते। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए जिस तरह से अगर देखें अभी कुछ ही दिनों बाद राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य का नई पार्टी बनाने का ऐलान, और ये भी कहा जा रहा है कि वो अगर जाएंगे तो कुछ और विधायक भी चले जाएंगे। अभी तक तो जो तीसरे जो सीट के लिए अगर सपा की तरफ से बात करें, सिर्फ एक विधायक कम होने की बात सामने आ रही थी। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं और उनके साथ कुछ और विधायक चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो आपकी तरफ से इस बीच में क्या रणनीति अपनाई जा रही है? विवेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अमित सिंह भी हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ समय बाद जुड़ेंगे वो। हमारे साथ डॉक्टर आर.डी. सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर आर.डी. सिंह जी, अभी जिस तरह की यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं और जिस तरह से उठापटक देख रहे हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो 22 तारीख की बात कही जा रही है, क्या वाकई ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कन्फर्म है, या फिर अभी भी सपा पार्टी जिस तरह से मनाने में लगी हुई है और वो मान जाएंगे? आपको मैं बता दूं, अभी आज दोपहर का समाचार में देख रहा था, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि जो लोग आते हैं हमारे यहाँ लाभ लेने के लिए आते हैं और लाभ लेके चले जाते हैं। दूसरी फिर उस पर प्रतिक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी की रही कि मैं यहाँ पे लाभ लेने नहीं आया था, मैं अपनी विचारधारा को रखने आया था, और मेरे लिए पद माने नहीं रखता, विचारधारा माने रखती है। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पिछड़ों पे बड़ा पकड़ रहा है, अपनी बिरादरी के बड़े नेता रहे हैं, और उनके लिए पहला दल नहीं होगा कि जिसको छोड़ के जाएंगे। इसके पहले उन्होंने शुरुआती दौर राजनीतिक राष्ट्रीय लोक दल से शुरू किया, लोक दल के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी में आए, उसमें अपना सफर काटा, 2016 में तक रहे, 16 में आके इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी के बाद 2022 चुनाव आया, फिर इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, फिर अपना आज यूं कह लीजिए जाके नया पार्टी का गठन करने की जिसकी बात कर रहे हैं, ये काम तो इनको बहुत दिन पहले करना चाहिए था। अपने दल के बड़े नेता हैं, इनके सामने जो कहीं हाथ पांव नहीं रख सकते थे कि अनुप्रिया पटेल जी हुई, 17 सीटें पाई, 12 विधायक हैं, राष्ट्रीय अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और संजय निषाद जी हुए, निषाद पार्टी से, इनके पास भी आज के डेट में ठीक ठाक विधायक हैं। ये रही बात इनकी, सॉरी अब ये ओम प्रकाश राजभर की, समझौते में गए, 12 सीटें पाए, 6 विधायक आज इनके पास भी हैं। ये सब जिन नेताओं की बात और अन्य दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की चर्चा मैं कर रहा हूं, ये कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कद से और जनता पे पकड़ रखने वालों में से कहीं इर्द गिर्द नहीं आते हैं, ना इनके जैसे लोग हैं। लेकिन फिर भी आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की दया की भीख पे सदन में पहुंचे हैं, ना कि स्वयं लड़के पहुंच गए हैं। तो ऐसे में तो फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य का जाने का अपना ही नुकसान उठाएंगे। दल का गठन इनके बसपा से छोड़ के बाबू सिंह कुशवाहा जी भी निकले थे, अपने एक पार्टी का गठन किया था। आज आप भी देख रहे हैं भागीरथी भाई साहब की क्या स्थिति है उनकी, कोई नाम देने वाला नहीं है। इसी में यूं कह लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जाना
ठीक है, अगर छोड़ के जाते हैं, अपने दल का गठन करते हैं और पार्टी चलाने के थोड़ा वक्त चाहिए, जहां तक मैं देखता हूं। और इनके पास वक्त नहीं है। वक्त कहने के सेंस सॉरी, विचार है, इनके विचारधाराओं पे चलना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की एक एज भी हो चुकी है, 70 के करीब हैं मेरे समझ से। ऐसे में पार्टी के लिए कितना संघर्ष दे पाते हैं, और इनके बिरादरी के लोग ये एक्चुअली ठीक है, लेकिन तात्कालिक तौर पर अगर अभी बात करें, अभी की बात करें, अभी तो कहीं ना कहीं सपा को इसमें नुकसान होगा ना। राज्यसभा चुनाव भी सामने, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव भी है और पीडीए की बात की जा रही है, और जो तीसरा उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है सपा की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए, उसमें बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। नुकसान की तो इसमें सबसे अधिक नुकसान मौके पे तो समाजवादी पार्टी का है। एक से सदस्य राज्यसभा जा रहा था, जिसमें माननीय पल्लवी पटेल जी ने भी अपना दामन छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी का हट गई है मौके पे। रही बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जाने के बाद तो फिर इनका तीसरा प्रत्याशी लटक ही जाएगा। एक तो राज्यसभा सदस्य चला जाएगा इनके हाथ से, दूसरा रही बात लोकसभा में, लोकसभा चुनाव आ गया है 2024 का। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पीडीए की बात की जा रही थी, जिस पीडीए को लेकर अभी विगत एक सप्ताह पहले माननीय अखिलेश यादव जी सदन में हंगामा मचा रहे थे, पीडीए की पक्ष रख रहे थे, पीडीए की बात उठा रहे थे। अब वो पीडीए अखिलेश यादव जी पे अपने पक्ष उठा रहा है और उंगलियां उठा रहा है कि आपने पीडीए को तो राज्यसभा में भेजा ही नहीं, ना दलित भेजा, ना मुस्लिम भेजा, आपने तो केवल अब ओबीसी को दलित बिल्कुल, इसको लेकर इसलिए पल्लवी पटेल भी नाराज है, और कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जो सामने आया रुख नई पार्टी को लेकर देखना होगा कि किस तरह से राज्यसभा में इसका असर पड़ता है। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है आप लोग की रणनीति बननी भी यहाँ पर शुरू हो गई होगी, क्योंकि नई पार्टी का आप गठन करने जा रहे हैं। हालांकि 22 तारीख को और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगातार सपा की तरफ से अभी उनको मान मनोबल की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी की इस वक्त क्या रणनीति? अगर नई पार्टी बनाते हैं तो राज्यसभा के लिए उनसे सपोर्ट मांगा जाएगा, क्योंकि आपके पास भी कम से कम अगर हिसाब किताब कर लें 8 से 10 विधायकों की कमी आपके पास है अभी, जो आपका 8वां उम्मीदवार आप जितवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और फ्लोर बने, हम कामयाब होंगे, हमें उम्मीद है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ जाए, कौन सी पार्टी बनाए, इससे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन आपके पास विधायक नहीं, आपको तो किसी दूसरे पार्टी के विधायकों से संपर्क करना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना कि ये रणनीति होती है फ्लोर मैनेजमेंट की, इसका यहाँ पे चैनल पे खुलासा नहीं हो सकता। ये फ्लोर मैनेजमेंट गिरफ्त जी, और हमने उजगुला गणित के तहत ही प्रत्याशी उतारे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा प्रत्याशी जीत कर राज्यसभा जाएगा। ठीक है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब नई पार्टी का गठन कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर बीजेपी किस तरह से देखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और केंद्र की सत्ता तक उत्तर प्रदेश से होते हुए पहुंचा जा सकता है। देखिए भागीरथ जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, जब भाजपा छोड़ के गए तो उन्होंने कहा था कि मैं न्योला हूँ, और उस बयानबाजी के बाद उनका राजनीतिक विलावन में जाना संभावित था। तो अब वो अपने उसी राजनीतिक वनवास में बढ़ रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि वो जाएं, वनवास में रहें, और समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से उनको नाराज फूफा तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न उनको मनाना चाहिए न उनको मानना चाहिए। उनके राजनीतिक अवसान के दिन आ चुके हैं। रामचरितमानस और राम का अपमान करके इस देश में कोई राजनीति कर नहीं पाया, और उसी वनवास की तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी करनी वैसी भरनी की फल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, रविंद्र प्रताप जी, विवेक जी कह रहे हैं, आपको सेशन दे रहे हैं कि आपको मनाने की आवश्यकता नहीं है, ना उनको मानना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर जिस तरह से बात करें, पीडीए की बात कर लें, क्योंकि आप लोग अक्सर ये कहते आए कि एनडीए को हराएगा पीडीए, पीडीए एनडीए को हराएगा, आप लोग अक्सर ये कहते आए। लेकिन अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी एक बड़े नेता है, एक वर्ग विशेष से आते हैं, अगर आप इन बड़े नेताओं को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो पीडीए की जो बात आप कर रहे हैं, कैसे जनता इससे कन्विंस हो पाएगी? देखिए भगीरथ भाई साहब, मैंने आपसे बताया कि इस देश में 2 विचारधाराएं हैं खाली। एक समाजवादी विचारधारा, एक उन्मादी विचारधारा। तो आज उन्मादी विचारधारा शासन कर रही है सीमित क्षेत्रों में। करवा दीजिए रविंद्र जी की। कल समाजवादी विचारधारा से मिलना है, जो प्रभु श्री राम की विचारधारा थी कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सत्ता को जाके चुनौती दे सकता है, यही समाजवादी विचारधारा है।
ये प्रभु श्री राम ने इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने रखा था। अब रही बात कि हम लगातार सत्ता से टकराते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी टकराती नहीं है। अभी बता रहे थे हमारे मित्र, भारतीय जनता पार्टी की फ्लोर मैनेजमेंट करती है, ये नेता मैनेजमेंट करती है, ये ईडी सीबीआई मैनेजमेंट करती है, ये ऑपरेशन लोटस चलाती है। जन कल्याणकारी मुद्दे इनके पास में नहीं है, और जो समाजवाद है वो जन कल्याण पे चलता है। तो हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास पीड़ित जनता है, 90% जनता पीड़ित है यहाँ की। जो काम करते हैं ये लोग 10% के लोगों के लिए करते हैं, हम उन्हीं में लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हम उनके बीच में पिछले जून से चल रहे हैं, अगर उससे पीछे भी बिल्कुल। लेकिन जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी के एक बड़े नेता हैं, अगर आप उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर पीडीए की बात जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता तो बोलेगी ना कि आप तो हमारे नेता को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर कैसे आप पीडीए की बात कर रहे हैं? आप मैं वैसे इस बात को नहीं करना चाहता, कह दूं, लेकिन अगर क्योंकि पार्टी नेता गया में कोई उसको बने थे। किसी एक समूह का नहीं होता है। अगर ऐसे पिछड़ा नेता कह रहे तो पिछड़े तो सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी थे। इसका विषय ये नहीं है। बात है कि जनता पीड़ित है, 90% जनता तो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो अगड़ों में बहुत पीड़ित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, महिलाएं हैं, तो वो बुरी तरीके से पीड़ित है। इनके आंकड़े ही बताते हैं कि ठीक है, तो आपकी इस बात के ये मायने निकालूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से चले भी जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर पार्टी बनाने में क्यों लगी हुई? पार्टी बनाने में क्यों लगी? पार्टी को बनाना नहीं चाहिए, फिर क्यों लगी हुई बनाने में? मैंने ये दोनों उदाहरण है कि हमारे 3 नेता छोड़ के गए थे, फिर हमारे साथ आ गए। जब छोड़ के गए थे तो अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ भी ऐसा आरोप नहीं लगाया, उन लोगों ने तो बड़े बड़े आरोप लगाए थे। फिर हमारे साथ आए, हम लोगों ने उनको मंत्री बनाया और केंद्र में भेजा, राज्यसभा तक में भेजा। तो ये हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम कोई उन्मादी ताकतें नहीं है, हम समाजवादी ताकतें हैं जो प्रभु श्री राम ने रास्ता दिखाया था। तो ये हमारे लिए इशू नहीं है, हमारे लिए इशू जनता है। हम जनता में काम करते हैं। नेताएं जिनको अधिक महत्वाकांक्षा हो जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, अपनी पार्टी बना लेंगे। अभी हमारे आरडी सिंह साहब ने बताया कि एक सज्जन ने पार्टी बना लिया था। जो पार्टी बना लिया था आज वो कहां पर है? वो भी पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे। तो ये इशू नहीं है। उनको भी भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी अपने साथ में, लेके भी गई और बाहर भी कर दिया। ये इशू नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इशू जनता है। तो जनता में पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब सवर्ण हो, महिलाएं हो, हम लगातार काम करते हैं। हर मोर्चे पे उनके मुद्दे को उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और निश्चित रूप से उन्मादी ताकतें कभी भी नहीं जीती है पूरी दुनिया में, तो यहाँ भी हारेंगी। ठीक है, अमित जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? अमित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम संपर्क करेंगे दोबारा उनसे। डॉक्टर आरडी सिंह जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह से अगर देखें, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के लिए बदायूं से टिकट चाह रहे थे, लेकिन वहां से टिकट ऐलान कर दिया गया सपा पार्टी की तरफ से। क्या उसी के बाद से कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक मन बना लिया था कि मुझे अब पार्टी छोड़नी है? हालांकि अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं आ रहा है, 22 तारीख को इंतजार करेगा, लेकिन पार्टी का नाम भी सामने आ गया है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। क्या उनकी बेटी को टिकट नहीं मिलने से या भविष्य की संभावनाओं को लेकर कुछ और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य सोच रहे हैं, कुछ और टटोल रहे? क्योंकि ये तो सपा में थे, लेकिन उनकी बेटी वो बीजेपी से सांसद है। बहुत सही भाई साहब। आप भागीरथी भाई साहब, आपको बता दूं, आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया और बहुत सही बात। हमें लगता है हम सब डिबेट में बैठे सब लोग इस मुद्दे से भटक गए थे, इस पे कहीं ध्यान नहीं केंद्रित कर पाए। एक्चुअली बीजेपी छोड़ने के पीछे भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का रीजन कहीं ना कहीं बेटा था कि बेटे को समायोजन करना चाहते थे, टिकट नहीं दिया गया। फिर पुनः समाजवादी पार्टी में आए, फिर अपने बेटे को ये प्रतापगढ़ से टिकट दिलाना चाह रहे थे, प्रत्याशी बनाना चाह रहे थे, होर्डिंग बोर्डिंग चारों तरफ बहुत ढंग से चारों तरफ लगे रहे, फिर नहीं बनाया गया। वो एक रीजन वो भी रहा। फिर अब आ गया है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बेटी संघमित्रा वहां से मौके पे सांसद है बदायूं से। वो चाह रहे थे कि वो सीट तो मेरे लिए सेफ रहेगी, मैंने सब कुछ त्याग के बीजेपी की यहाँ पे आया हुआ हूँ, लेकिन वहां से प्रत्याशी दूसरा घोषित हो जाने के बाद से ही इनके रूप बदलते गए। ये मौके पे जिस तरीके का अपनी विचारधारा प्रकट करते गए, उससे कहीं समाजवादी पार्टी की विचारधारा में इनकी विचारधारा मेल नहीं खाई। जब भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी बात रखी, जो भी मुद्दे उठाए, जहां पे भी रखा, चाहे प्रभु राम पे प्रश्न चिन्ह लगाया, चाहे रामायण पे प्रश्न चिन्ह लगाया, चौपाइयों पे, जो भी जहां पे अपनी क्वेश्चन मार्क किया, वहां पे समाजवादी पार्टी खुले शब्दों में कहा ये इनके व्यक्तिगत विचारधारा हो सकते हैं, मेरी विचारधारा नहीं है। मैं इससे
सहमत नहीं हूं। इन सब के साथ साथ स्वामी प्रसाद जी को लगने लगा था कि मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं और 2024 का चुनाव आ गया। इनसे जो कनिष्ठ नेता रहे वो आज के डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठे हुए हैं और बड़े बड़े कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं, कई सांसद हैं और ये आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जगह पे ये सोच रहे कि मैं किसी तरीके से अब क्या करूं कि मुझे पुनः वो सीट मिल जाए। या तो इनका पहला मुद्दा होगा कि समाजवादी पार्टी को एक तरह से डरावने का, क्योंकि इसमें चल रहा है दो दिन पहले भी एक मुद्दा आया था कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी जी के द्वारा जाके उनको मान मनोवल किया जा रहा है, उनके घर पे जाया जा रहा है कि वो पुनः मान जाए, वो आ जाए समाजवादी पार्टी में। लेकिन आज पहली बार मीडिया के सामने विरोधाभास माननीय अखिलेश जी के शब्दों में भी दिखा। उन्होंने खुले शब्दों में कहा जो लोग आते हैं यहाँ पे लाभ लेके चले जाते हैं। फिर उसपे समथिंग कुछ समय बाद ही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आ जाता है ट्विटर पे हैंडल पे, अपना इन्होंने वीडियो वायरल करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए पद माने नहीं रखता है, मेरे लिए मेरी विचारधारा माने रखती है। इनको ये समाजवादी पार्टी में चले तो ये गए एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी के अगेंस्ट होके, लेकिन ये वहां पे समायोजन नहीं हो पाए। ये हमेशा अपने आप को अकेले नजर आए और जहां से फाजिल नगर से इनको ये जहां टिकट जा रहे थे विधानसभा चुनाव का, वहां पे भी इनको टिकट नहीं दिया गया था। कहां जाता है, जहां तक इनके सहयोगी बताते हैं, इनको फाजिल नगर से चुनाव लड़ा दिया गया। जहां से चुनाव लड़ाया गया पड़ौना से, वहां पे एक बसपा ने भी मोहम्मद प्रत्याशी उतार दिया। ये बहुत बुरी तरीके धराशायी भी। बिल्कुल, तो वाकई अब देखना होगा कि जो संघ मित्रा का भविष्य में क्या होता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बयान सामने आते हैं इससे भाजपा नाराज चलती है और यहाँ पर वो चाह रहे थे कि सपा से उनकी बेटी को टिकट मिल जाए, लेकिन बदायूं से पहले ही वहां पर टिकट घोषित कर दिया गया सपा की तरफ से। शायद हो सकता है कि भी नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा अभी मान मनोबल की स्थिति चल रही है, मानते कि नहीं मानते ये देखने वाली बात होगी। विवेक जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ जा रहे किधर जा रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बसपा से वो आपकी पार्टी में आया तो आपने उनको एक्सेप्ट तो किया था और कहीं ना कहीं आपको ये लगा तो होगा ना कि उनको लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। बाद में 5 साल के बाद वो आपसे आपकी पार्टी चलेंगे वो बात अलग है, लेकिन अब वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। ऐसे हमने देखा बहुत सारी पार्टी, चाहे निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक अपनी नई पार्टी बनाता है, अगर उनके 8-10 विधायक भी उनके साथ आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बार्गेन करने के लिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो अगर वो चले जाते हैं, उनके कुछ विधायक आ जाते हैं या कुछ लोकसभा सांसद आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बीजेपी को अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उनसे डील तो करनी पड़ेगी ना। देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो अपनी बेटी को पहली बार चुनाव जिता पाए थे। इसके पहले ना बेटी को चुनाव जिता पाए ना बेटे को, और बेटा उनका भाजपा से टिकट पाने के बावजूद भी चुनाव नहीं जीत पाया। और वो इन दोनों को राजनीतिक उत्थान चाहते हैं। तमाम प्रयासों के बाद पार्टियां इन दोनों का समायोजन कर नहीं पाती। इसी के चलते नाराज होकर के भाजपा से चले गए दोबारा। अखिलेश जी ने उनको जितना मान सम्मान दे सकते थे दिया। लगातार वो भाजपा को, मुझे लगता है आपकी इस बात से रवि जी खुश तो जरूर होंगे कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से सपा ने उनको मान सम्मान दिया, मुझे लगता है इस बात से सहमत भी होंगे और खुश भी होंगे। अमित जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं 2 बार आपके पास गया था लेकिन उस वक्त आवाज नहीं आ पाई आपसे। जी विवेक जी, हम बिल्कुल इस बात से संतुष्ट हैं कि वो अपने वनवास की ओर जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। राम का और रामायण का अपमान करने वालों का नाश इसी तरह से होता है, हो रहा है, होते दिख रहा है। नेवला अपने मुल्क की ओर जा रहा है। नहीं, लेकिन ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि अगर वो अपनी पार्टी बना लेते हैं तो यहाँ पर जैसे कुछ विधायकों की कमी रहेगी राज्यसभा की जो चुनाव है, जो 8वां उम्मीदवार है आपका, कि अगर वो आपको समर्थन दे देते हैं तो जो उनकी बेटी है संघमित्र, उनकी एक बार फिर से टिकट पक्की हो जाएगी बीजेपी की तरफ से। देखिए, टिकट देना लेना विषय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय का हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका डिसीजन लेता है। वर्तमान परिस्थिति मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इस तरह का कोई निर्णय कार्यकर्ताओं की भावनाओं के विपरीत लेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन संघ के जितने कुठाराघात किए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति ये हो गई है कि वो भाई गति साफ सुंदर पीढ़ी उगलत जाए न निगलत मेरी, बहुत अच्छे तरीके से समाजवादी पार्टी चले गए। समाजवादी पार्टी वाले ही उनको पर लेके परेशान थे कि न उनको उगल पा रहे थे न निकल पा रहे थे। तो वो जहां जा रहे हैं उनको जाने दिया जाए, और जो लोग समाजवादी पार्टी से उनको मनाने जा रहे हैं उनको फूफा मान करके
ऐसे फुफाओं को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें जाने दीजिए। ये चुनाव हार चुके हैं, इनकी समाज में कोई उपयोगिता नहीं। ये खुद अपने समाज के बाहुल वाले क्षेत्र से अपने समाज के ही प्रत्याशी से चुनाव हारे हैं। तो ये तो समाज ने तय कर लिया कि समाज का नेता कौन। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समाज के नेता नहीं है, ये भ्रम बन चुका है विधानसभा चुनाव में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समाज के वो नेता नहीं है और वो हार चुके हैं कहीं ना कहीं, और उससे फर्क नहीं पड़ता वो अपनी एक अलग पार्टी बनाए या नहीं बनाए। ठीक है अमित जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अमित जी देखिए, जिस तरह से आपकी सहयोगी है सपा, हालांकि अभी सीटों को लेकर अभी बात चल रही है, अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन में है, आप दोनों साथ में हैं। और लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से उनकी एक अलग पार्टी बनाने की बात की जा रही है, तो क्या उनको भी आप अपने गठबंधन में शामिल करेंगे? लेकिन सपा से अलग हटकर अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगे तो फिर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी, क्या उसमें वो शामिल करेंगे, और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, और कांग्रेस इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है? राजनीति करने का हर आदमी को अधिकार है। कौन व्यक्ति किस तरीके से करेगा, किस पार्टी में रहेगा, कब पार्टी नया बनाएगा, ये उसका स्वतंत्र अधिकार है। परंतु स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, मुझे लगता है इस भारतीय राजनीति में डिस्टर्बिंग एलिमेंट जैसे लोग हैं। ये उस टाइप के लोग हैं जो अपने आप को पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को चर्चाओं में लाने के लिए अनाप शनाप और अमर्यादित, मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं जिससे कि उन्हें चर्चा में लाया जाए। लेकिन वो उनके द्वारा इतना बोलने के बाद भी जब वो चर्चा में नहीं आए और उनकी सही कीमत नहीं लगी, तब ये उनका दूसरा स्टेप है मुझे लगता है। और इस प्रकार के लोगों पे मुझे लगता है ना चर्चा होनी चाहिए और ना विचार होना चाहिए। ये भारतीय राजनीति के लिए एक तरीके से अभिशाप हैं। लेकिन क्या उन्होंने आपसे संपर्क किया था, वो कांग्रेस में आना चाहते थे? कांग्रेस पार्टी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, उसकी विचार ये कोई भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आप पूर्णतः विरोध कर रहे हैं, क्या यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पास अब ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं? शायद कांग्रेस भी उनको नहीं लेना चाहती थी क्योंकि बीजेपी में रह चुके थे, बसपा में रह चुके थे, सपा से वो जा रहे, इसलिए मजबूरी में उनको अपनी एक नई पार्टी बनानी पड़ रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है कि कांग्रेस पार्टी में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसके आचार विचार, उसके एक विजन को देखा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में है कि कचरा भी इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे कोई ना ले, जिसे कोई लेकिन आप ये बड़ी बात कर रहे हैं रविंद्र प्रताप जी, आपके सहयोगी बैठे, मतलब कि आप जो इस तरह से आप यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनको क्यों रखा हुआ था, उनको बहुत पहले हटा देना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप घर की सफाई तो समय समय पे ही तो होती है, कभी कभी गलत चीज आ जाती है, समय पे निकाली जाती है। रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि जिस तरह से सफाई आपको बहुत पहले कर देनी थी और बहुत ऐसे संदर्भ लिए उन्होंने, वो संदर्भ में नहीं ले सकता हमें, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत पहले आपको सफाई कर देनी थी, लेकिन आप तो अभी भी मनाने में लगे हुए हैं। अब ये सर सफाई हो गई है तो कचरा पूरे देश के इकट्ठा हो रहा है। 90% जनता के हित को देख के काम करते हैं, किसी नेता के व्यक्तित्व को देख के काम नहीं करते हैं। पूरे देश की आपकी सहयोगी है रविंद्र जी, उनसे सुन लेते हैं। रविंद्र जी, पूरे देश का कचरा इस समय एक जगह इकट्ठा हो रहा है, वहीं पे ये भी जा रहे हैं, क्योंकि कचरे की तो एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है, उसे फिर फिल्टर किया जाएगा और फिल्टर करके फिर उसे रीसफल करने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी। रविंद्र जी जवाब दे सकते हैं आप, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपकी पार्टी में थे वो, और अभी किस तरह के संदर्भों का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के नेता? समाजवादी पार्टी 90% जनता का हित देख के काम करती है। नेता कौन है कौन नहीं है यह बड़ा विषय नहीं होता है। हम लोग स्वयं सारे बड़े नेतृत्व में काम कर चुके हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं, आदरणीय मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं, आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह साहब के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। उद्देश्य एक ही रहता है कि 90% जनता का लाभ हो रहा है कि नहीं। हमारे नेता, मैं आपको बता चुका हूं, तीसरी बार कर रहा हूं, हमारे ही नेता हमको छोड़ के गए, हमको हमारे बारे में खराब बातें कही, एक सज्जन ने गाली भी दिया, फिर हमने उनको ले लिया अपने साथ में ही और बड़े पद दिए।
नहीं ठीक है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं कि मैं पार्टी में तो था और मैं महामंत्री भी था, लेकिन मेरा बयान निजी क्यों हो जाता है? अगर मेरा बयान निजी हो रहा है तो फिर मैं पार्टी में क्या कर रहा हूं? तो पहले क्यों पार्टी ने उनको ताकीद क्यों नहीं किया? पहले पार्टी ने उनको रोका क्यों नहीं कि आपके ये बयान, क्या कहीं ना कहीं ये बयान आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा था और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो चले गए? आखिर क्यों पहले क्यों ताकीद क्यों नहीं किया गया, उनको समझाया क्यों नहीं गया? अगर उनका निजी बयान है तो क्या आपको नहीं लग रहा था कि ये इस तरह के बयान आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? पार्टी का जो अनुशासन होता है उसके अंतर्गत ये बातें कह दी गई थी कि इन धार्मिक विषयों पे कोई ये बयान नहीं देगा। वो लगातार बयान दे रहे थे। तो जब पार्टी का नेतृत्व या पार्टी का जो अनुशासन ये कह चुका था कि हम धार्मिक मुद्दों पे बयान नहीं देंगे, उसके बाद भी वो लगातार अगर बयान दे रहे थे तो निश्चित रूप से हम यही कह सकते हैं कि उनके निजी बयान होंगे। लेकिन आप लोग ने हिम्मत नहीं की उनको पार्टी से हटाने की, वो खुद पार्टी छोड़कर गए। वो स्वागत है अगर पार्टी छोड़ के गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ स्वागत है उनका, क्योंकि वो स्वयं भी उसी 90% जनता में से आते हैं। उनका परिवार भी आता है। लेकिन सपा, अगर आप कह रहे हैं वो आपके अनुशासन के हिसाब से नहीं चल रहे थे, तो सपा पार्टी ने हिम्मत क्यों नहीं दिखाया? उनको हटा देते पार्टी से। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2014 को चुनाव डॉक्टर संघप्रिया ने हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था 2014 में। खैर वो हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लिया कि नहीं लिया, ये विषय नहीं है हमारा। ये उनकी बेटी हमारे नेताजी को चुनौती दे रही थी, तो हम आपको अपने साथ नहीं लेंगे। फिर हम यही देखेंगे कि आपको अपने साथ लेने से 90% जनता का हित सधता है कि नहीं सधता है। तो हमने लिया। ये उदाहरण है। ये तो आप भी परिचित होंगे कि 14 में चुनाव लड़ी थी वो हमारे नेताजी के खिलाफ में। तो हमारे साथ रहे वो। 90% जनता का हित होगा और हर पार्टी का अनुशासन होता है, हर परिवार का अनुशासन होता है। उसको बार बार कोई तोड़ेगा। तोड़ने के बाद भी हम लोगों ने कोई अनुशासनहीनता का आरोप नहीं लगाया। ये कहा कि हम लोग किनारे हुए कि आपका निजी बयान है। तो उनको बल्कि इस बात के लिए कहना चाहिए कि जो अनुशासन की गाइडलाइन बनी थी हमने नहीं पालन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो उनको बड़ाई हमारी करनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यही है ना, रविंद्र प्रताप जी, ठीक है, सवाल तो यही है ना। आरडी सिंह, देखिए सवाल तो यही है ना, अगर कोई नेता अगर पार्टी के अनुशासन को नहीं मानता है और लगातार ऐसे बयान दे रहा है जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, या पार्टी कई बार कह चुकी है कि इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद सपा पार्टी ने हिम्मत क्यों नहीं की कि उनको खुद हटा दे, या फिर उनको सामने से बोले कि इस तरह के बयान आप नहीं देंगे, या कोई शोकाज नोटिस आप जारी कर देते? आखिर क्यों हिम्मत नहीं दिखा पाई सपा पार्टी? भागीरथी भाई साहब, आप कह रहे हैं कि इनको नोटिस देना और फिर इनसे क्यों नहीं पूछ सका कि क्यों नहीं कर पाया, सिर्फ व्यक्तिगत विचार करके अभी अनुशासन की बात हो रही है। पहले आप कह देते शोकाज नोटिस देते या हटा देते। अरे अभी आप नोटिस तो सेकेंडरी है। समाजवादी पार्टी अभी भी मान मनोबल पे लगी हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के। आज पहली बार माननीय अखिलेश जी का बयान आया, उस पे फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया। इसके बाद अब कुछ लगता है कि दोनों में विरोधाभास इन दोनों बयानों से लिया जा सकता है। बाकी इसके पहले तो माननीय राम गोविंद चौधरी जी मनाने भी गए इनको, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आने के बाद लोगों को लगता था, अपना अपना दृष्टिकोण है कि समाजवादी पार्टी को बल दे रहे हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से तो इन्होंने समाजवादी पार्टी में जितना दिनों तक रहे समाजवादी पार्टी के वोटरों का छिन्न भिन्न किया है। एक तरीके से यूं कह लीजिए कि उनपे अपने शब्दों का वार कर करके जो इनके समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के आस्था के साथ जुड़े हुए थे, वो राम रामायण, और अभी भाई साहब रविंद्र भाई साहब कह रहे थे प्रभु राम में आस्था रखते हैं, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। ये बात टीवी बैठ के कह रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले इनके ही दल के लोग 14 लोग सदन के अंदर खुलेआम राम के बिल प्रस्ताव के खिलाफ चले गए। बहुत अच्छी बात है कि फिलहाल ये सब के लिए बहुत जल्दी हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्वयं छोड़ के चले गए, क्योंकि जितना दिनों तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में रहे और अभी भी जो कहा जाए वो सिर्फ नुकसान करते आए हैं, समाजवादी पार्टी को लाभ नहीं दे सके हैं। ये आने के बाद ये कह रहे थे कि जिस जगह मैं जाता हूं उसकी सरकार बनती है, मैं नेवला हूं, सांप की नोट डालता हूं। बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे भी, श्रीवास्तव जी कह रहे थे बीजेपी से। तो ये सब इनके जो शब्द रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी है आरडी सिंह जी,
अब संघमित्रा जी का भविष्य क्या होगा? अब इस देखो जनता तय करती है, उनकी राजनेताओं बेटी का की बात भविष्य करें, क्योंकि जनता के हाथों भाजपा में से है। सांसद है, क्या और भाजपा दोबारा उनको मौका देगी? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर राज्यसभा में अगर अलग पार्टी बना लेते स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ सपा के कुछ और विधायक चले जाते हैं और क्रॉस वोटिंग करने में कामयाब हो जाते हैं और सपा का 8वां उम्मीदवार और भाजपा का 8वां उम्मीदवार अगर जीत जाता है और न कहीं उसमें अगर मदद स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से मिलती है, तो क्या संघमित्रा को, उनकी बेटी को दोबारा टिकट मिल सकता है सांसद का? ये पार्टी की व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पार्टी बीजेपी पार्टी लेकिन का आपको दिल भी लगता बहुत है बड़ा है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये होने की गुंजाइश है? ऐसा क्या हो सकता है? मंत्री भी गए थे दारा सिंह चौहान जी, जिनको चुनाव इस्तीफा दिला के बीजेपी में शामिल करा लिया। ये राजनीति है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सब संभव है। ठीक है, सब संभव है। विवेक जी, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से आप लगातार उनके बारे में कह रहे हैं कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए, राजनीति छोड़ देना चाहिए, लेकिन आरडी सिंह जी कह रहे हैं राजनीति में सब संभव है, जरूरत पड़ेगी तो आप उनसे भी मदद लेंगे। देखिए मौर्य जी के साथ में जाके अपना कैबिनेट मंत्री पद जैसे को लात मार के इनके साथ समाजवादी पार्टी ठीक है, विवेक जी की बात सुन लेते हैं। जी विवेक जी, दारा सिंह चौहान जी ने किया था और जाके समाजवादी पार्टी से। ठीक है आरडी सिंह जी, विवेक जी की बात सुन लेते हैं, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। जी विवेक जी। भागीरथ जी, आरडी सिंह जी का ये पक्ष है, वो पत्रकार, उन्हें अपना मत रखने का अधिकार है। हम उनके मत से सहमत नहीं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से पिछले 4 सालों से बयानबाजी कर रहे थे, सनातन संस्कृत के ऊपर कुठाराघात कर रहे थे, आज स्थिति है कि कोई भी सनातन संस्कृत का ध्वजावाहक उन्हें छूने को नहीं तैयार है। उनकी मदद लेने की दूर की बात है, मदद करें ना करें उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के राज्यसभा जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा फ्लोर मैनेजमेंट इसके ऊपर तैयार है और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो राजनीतिक वनवास की ओर जाता है। हमारी शुभकामनाएं हैं, वो जाए, सपरिवार जाए। ना उनकी पुत्री के विषय में मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना उनके पुत्र के विषय में। हम इस तरह के परिवारवाद का पोषण नहीं करते। जी ठीक है अमित सिंह जी, देखिए जिस तरह से परिवारवाद की बात करें विवेक श्रीवास्तव जी, तो परिवारवाद को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यहाँ पर आरोप लगते रहते हैं। लेकिन फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम फिर से बात कर लें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत करने में लगातार लगा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तो सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, वहीं ममता बनर्जी अलग से लड़ रही है, आप पार्टी पंजाब में अलग से लड़ रही है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब सपा में भी भगदड़ मच हुई है। आप लोग के बीच में अभी यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन सपा में यहाँ पर भगदड़ मची हुई है। तो इंडिया गठबंधन मजबूत होने के बजाय कमजोर होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, हमारे न्याय का योद्धा माननीय राहुल गांधी मजबूत है। पूरे देश में जहां जहां न्याय यात्रा जा रही है वहां पूरे मजबूती के साथ जनता का समर्थन मिल रहा है और मुझे लगता है कि इस देश में वही पार्टी सत्ता में आएगी, वही नेता बनेगा जिसके साथ जनता है और जनता उसके साथ है जो रोजगार की बात करे, जो विकास की बात करे। लेकिन जनता तो अपने नेता के साथ जाती है ना, जैसे आप राहुल गांधी की बात करें कि जहां जहां वो जा रहे हैं उनको बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो जनता अपने नेता के साथ जाएगी ना, नेता तो चाहिए उनको। लेकिन अगर आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, आगे देख लें महाराष्ट्र में देख लें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान वो चले गए बीजेपी में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। मैं वही कह रहा हूं, अब उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर आपकी जो सहयोगी पार्टी है सपा, उनमें जो बड़े नेता था स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर वो अपने एक अलग पार्टी बना लेंगे तो फिर कैसे होगा? इंडिया गठबंधन मजबूत होने के बजाय टुकड़े टुकड़ों में क्यों बढ़ती जा रही है? इंडिया गठबंधन मजबूत है। ये जितने भी नेता जा रहे हैं, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये रिटायर्ड और रिजेक्ट लोग जा रहे हैं। रिटायर्ड और रिजेक्ट लोग, जिन्हें संगठन में रिटायर्ड किया गया है, जिन्हें रिजेक्ट किया गया है, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जो इस समय जो वॉशिंग मशीन चल रही है, जो गंदा कपड़ा डालो साफ निकल रहा है, वहां जा रहे हैं। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का पूरा कचरा एक पार्टी इकट्ठा कर रही है। आने वाले एक आपसे राय, क्या जिस तरह से बयान दे रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान दे रहे थे, आपकी सहयोगी पार्टी सपा को उससे नुकसान हो रहा था, क्या लगता है आपको? 100% मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिस पार्टी में जिस जगह पे बैठेंगे वहां गंद फैलाएंगे। ये जिस पार्टी से जिस जगह से जितनी जल्दी चले जाएं,
मुझे लगता है उस पार्टी का और उस समाज, उस देश का बहुत जल्दी फायदा होगा। ठीक है, एक सजेशन आपकी, रविंद्र प्रताप जी बैठे थोड़ा मुस्कुरा भी रहे, क्या सजेशन देना चाहेंगे कि बिल्कुल अब वापस नहीं लेना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को? देखिए, समाजवादी नहीं, अमित जी से पहले थोड़ा सेशन ले लूं। अमित जी, क्या सेशन देना चाहेंगे आप रविंद्र प्रताप जी को? बिल्कुल वापस नहीं लेना चाहिए अब? मुझे लगता है स्वामी प्रसाद जी का एक बहुत बढ़िया विदाई समारोह और रखना चाहिए और एक हाथ जोड़ के रविंद्र प्रताप जी, विदाई समारोह रख लीजिए, वापस मत लीजिए, मनाइए मत उनको आप जल्द से देखिए, जल्द। हमारे गठबंधन में बड़े भाई हैं, तो सलाह तो रखी जाएगी। तो सलाह दिया उसको आगे जरूर रखा जाएगा, लेकिन हम 90% जनता के हित में काम करते रहेंगे। हाँ, और इस सलाह को हम अपने उच्चाधिकार समिति तक जरूर पहुंचा देंगे। ठीक है, ठीक है, समय है, समय 1 आध मिनट आप और बोल सकते हैं आप। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जहां तक बात है, हाँ, हमारे बीजेपी के मित्र ने कहा कि बार बार उस सनातन धर्म पे आक्रमण कर रहे थे, इसलिए किनारे हो गए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि सनातन धर्म पे तो आक्रमण बहुत लोग करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, मोहन भागवत जी भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग शीर्ष नेता सभी सनातन धर्म का अपमान करते हैं। तो क्या उन लोगों की राजनीतिक वनवास दे देना चाहिए? ठीक है, ठीक है, अब माफी चाहूंगा, थोड़ा समय कम, एक लाइन में, क्या इससे इंडिया गठबंधन में कुछ फर्क पड़ने वाला है? मेरे ख्याल से लगता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितने लोग जा रहे हैं, ठीक है, समय कम, हमारे मित्र ने कह दिया है। हाँ, ठीक है, कांग्रेस के ठीक है, मित्र ने समय किसी कम है। के जाने डॉक्टर से आर डी कोई- सिंह जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का भविष्य क्या है, इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है और पीडीए का क्या असर डालेगा? संक्षेप में, तीनों सवाल जवाब एक साथ, संक्षेप में। पीडीए पहले तो कुछ मजबूती में आ रहा था, लेकिन दिनों दिन इनके जितने सहयोगी हुए, पीडीए का हिस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कुछ नुकसान होगा, आघात होगा? मौर्य जी जा रहे हैं, ठीक है, जाने का मतलब सेंस नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इंजी सरोज जी, इनके साथ 2 विधायक ऐसे ही निकल गए इनके, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर होती। ठीक है, ठीक है, समय कम है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भविष्य देखिए, अभी श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा कह रहे थे, क्योंकि जो राम और रामायण पे प्रश्न चिन्ह उठाता है वो पतन की तरफ जाता है। अंतोगत्ता इनका भी परिणाम वही होगा। चलिए, देखना होगा, 22 तारीख का इंतजार करते हैं हम। हालांकि अभी मान मनोबल का सिलसिला चल रहा, देखना होगा कि मानते कि नहीं मानते, दोबारा कमबैक होती कि नहीं होती। हालांकि अमित जी ने कहा है विधायी समारोह होना चाहिए अब तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। विवेक श्रीवास्तव जी, अमित जी, रविंद्र प्रताप जी और डॉक्टर आर डी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब यहाँ पर सपा में सेंधमारी की बात आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एक अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, पार्टी का नाम भी सामने आ गया है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। अब देखना होगा 22 तारीख को क्या एक बड़ी रैली में, कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पर पूरी तरह से ऑफिशियल तौर से ये पार्टी सामने आती है और इसमें फिर अपनी रणनीति बताते हैं, या फिर जिस तरह से मनाने की कोशिश की जा रही है सपा पार्टी की तरफ से, अब मान जाते हैं तो किन शर्तों में मानती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और राज्यसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।